Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु शॉर्ट नोट्स का टेस्ट ये वीडियो नंबर 6 है ये, जिसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास का जो टॉपिक है उसमें हम अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर पढ़ेंगे, विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, वंशानुक्रम के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो लगभग 3 घंटे में क्लियर होते हैं, मात्र 15 मिनट में शॉर्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को 15 मिनट तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 3 घंटे जब आप पढ़ते हो या जब आप लगातार बुक पढ़ते हो तो उसमें भी आपको 1 से 2 घंटे टाइम लगेगा इस चीज़ को पढ़ने में, लेकिन यहाँ मात्र 15 मिनट में आपको सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या होता है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर होता है। तो साथियों, तुलनात्मक रूप से मैं आपको बताने वाला हूं, हर शब्द को अच्छी तरह से सुनना है, हर शब्द को समझना है साथियों, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अभिवृद्धि की, तो साथियों अभिवृद्धि का मतलब होता है प्राणी की जो लंबाई है, प्राणी का जो भार है, ताप है, इस चीज़ को कहा जाता है अभिवृद्धि। मतलब जिसका स्वरूप बाह्य होता है और जिसको माप सकते हैं उसको ही कहा जाता है अभिवृद्धि। जबकि विकास का स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक होता है और इसका मापन नहीं किया जा सकता है साथियों। जैसे व्यक्तित्व है, बुद्धि है, रुचि है इत्यादि, ये चीज़ें विकास के अंतर्गत आ जाती है। फिर हम अगर बात करें अभिवृद्धि एवं विकास की, तो अभिवृद्धि होती है मात्रात्मक। कैसी होती है साथियों? मात्रात्मक मतलब जिसको हम गिन सके। जबकि विकास होता है साथियों गुणात्मक भी होता है और विकास मात्रात्मक भी होता है। दोनों ही चीज़ें विकास के अंतर्गत आ जाती है। विकास मुख्य रूप से गुणात्मक होता है और साथ में ये अभिवृद्धि इसका ही भाग है, इसलिए मात्रात्मक भी इसको माना जाता है साथियों। अगले अंतर की हम बात करें तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलती है साथियों। ऐसा नहीं है कि वृद्धि जीवन भर चलती रहेगी, बल्कि अभिवृद्धि जैसे 17-18 साल, 20 साल, 22 साल एक निश्चित समय तक चलेगी और फिर रुक जाएगी। जबकि जो विकास है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलता रहता है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। साथियों, बात करें अगर हम अभिवृद्धि की, तो इसका जो क्षेत्र है वो कम होता है या सीमित होता है, जबकि विकास का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, व्यापक होता है या विस्तृत होता है साथियों। देखिए, अभिवृद्धि के बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जबकि विकास के बारे में सामान्य अनुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है साथियों। मुख्य रूप से देखिए, बात करें तो अभिवृद्धि जन्म से आरंभ मानी जाती है। कब से? कि जब बालक का जन्म होता है तब से अभिवृद्धि आरंभ होती है। जबकि अगर हम बात करें विकास के बारे में, तो विकास गर्भावस्था से ही आरंभ माना जाता है। कब से? गर्भावस्था से ही आरंभ माना जाता है साथियों। देखिए, अभिवृद्धि का क्षेत्र छोटा है, विकास का क्षेत्र बड़ा है। ये तो है विकास और ये है वृद्धि। मतलब वृद्धि या अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है साथियों। ठीक है, याद रखना कि अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है, विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि सम्मिलित है। देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन एग्जाम में बार बार प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये एक दूसरे के विपरीत है या पूरक है या समान है। तो साथियों ये माना जाता है ये एक दूसरे के क्या है, पूरक मानी जाती है। अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। तो साथियों ये है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अब बात करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो पहला सिद्धांत यहाँ पर लिखा है हमने, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भावस्था से आरंभ होती है और कहाँ तक चलती रहती है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए। तो इसको ही कहा जाता है साथियों निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर, हमेशा, लगातार, सतत चलने वाली प्रक्रिया इसको कहते हैं साथियों। दूसरा सिद्धांत आता है अनियमितता का सिद्धांत। देखिए, अनियमितता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसकी गति कैसे होती है, अनियमित होती है। जैसे यूँ मान सकते हैं कि शेषावस्था में बहुत तीव्र गति से विकास होता है, बाल्यावस्था में मंद गति से होता है, किशोरावस्था में वापस तीव्र गति से होता है। मतलब ये कैसे चल रहा है,
अनियमित रूप से। किसी में ये तीव्र गति से चलने लग जाता है, किसी में मंद गति से चलने लग जाता है, किसी में तीव्र गति से फिर मंद गति से। इस प्रकार से विकास अनियमितता का सिद्धांत है साथियों, विकास की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास निरंतर भी चलता है, अनियमित भी चलता है, साथ में ही प्रत्येक व्यक्ति में ये जो अनियमितता दिखाई देती है ये किसके कारण आती है? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट और विभिन्न होता है। जैसे एक साथ दो बच्चों का जन्म होता है तो इसमें किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का विकास आराम से होता है साथियों, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। इस प्रकार से साथियों इसको कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कोई बालक किसी चीज को जल्दी सीखता है, कोई बालक किसी चीज को सीखने में टाइम ज्यादा लेता है, तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए अगले सिद्धांत पे बढ़ेंगे, समरूपता का सिद्धांत। समरूपता, समरूपता का मतलब एक समान रूप होना। एक समान रूप होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि सभी के एक जैसी शक्ल होगी, उसको समरूपता नहीं कहते। समरूपता का मतलब होता है एक निश्चित समरूपता में बालक का विकास होता है। कैसे? निश्चित समरूपता में ही बालक का विकास होता है। जैसे सबसे पहले बालक बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये प्रक्रिया विश्व के सभी बच्चों में पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई बालक बैठना सीखा और डायरेक्ट दौड़ना सीख गया, नहीं, बैठना, फिर खड़े होना, घुटने के बल चलना, खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, इस प्रकार से एक निश्चित समरूपता पाई जाती है सभी बच्चों के विकास में। चलिए अगला सिद्धांत है एकीकृत विकास का सिद्धांत। एकीकृत विकास का सिद्धांत क्या कहता है? शरीर के जितने भी अंग हैं उनका विकास स्वतंत्र रूप से न होकर के एकीकृत रूप से होता है साथियों। स्वतंत्र रूप से सभी अंग अपना अपना विकास नहीं करते हैं, बल्कि एकीकृत रूप में उनका विकास होता है। जैसे मान लीजिए एक हाथ की लंबाई बढ़ती है तो दूसरे हाथ की लंबाई भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ तो बिल्कुल छोटा रह गया, दूसरा उससे दुगना हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है साथियों। तो ये कहलाता है एकीकृत विकास का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब है कि जो प्राणी रहेगा उसकी संतान उसके जैसी रहेगी। जैसे मानव की जो संतान है वो मानव के जैसे ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि मानव की संतान जानवरों के जैसे पैदा हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये समरूपता का सिद्धांत है साथियों। चलिए जैसे इसके कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं समरूपता वाले सिद्धांत के, कि जैसे बकरी का जो बच्चा है वो बकरी की तरह होगा, भैंस का जो बच्चा है वो भैंस की तरह होगा। ऐसा नहीं है कि उसका हाथी की तरह उसका शरीर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये है समरूपता का सिद्धांत। चलिए समरूपता क्या क्या? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समरूपता तो एक निश्चित क्रम में बालक का विकास होना है। तो चलिए आगे देखेंगे। तो मित्रों हम 6 सिद्धांत पढ़ चुके हैं बाल विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत। अब आगे बात करेंगे सामान्य एवं विशिष्ट अंगों के विकास का सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट अंगों के विकास का सिद्धांत क्या कहता है साथियों? अच्छी तरह से समझना है कि मानव शरीर के जो सभी अंग हैं उनका विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब उन अंगों में पहले सामान्य गुण विकसित होते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें क्या आ जाती है साथियों? विशिष्टता आ जाती है। जैसे एक बालक है, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए वो अपना पूरा शरीर आगे ले जाता है, फिर हाथों का प्रयोग करना वो सीखता है साथियों। हाथों का प्रयोग करने के बाद में वो हाथों को मोड़ना सीखता है, हाथों को बीच में से मोड़ना वो सीख गया। फिर वो कलाइयों का इस्तेमाल करना सीखता है। कलाइयों के इस्तेमाल के बाद में वो धीरे धीरे लास्ट में उंगलियों के सहारे वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है साथियों। तो ये है सामान्य एवं विशिष्ट अंगों के विकास का सिद्धांत। मतलब बालक का जो विकास है, बालक के अंगों का विकास वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है साथियों। चलिए आगे बात करेंगे 8वें सिद्धांत पे, निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत क्या कहता है साथियों? कि बालक का विकास है वो एक निश्चित दिशा की तरफ होता है और इस सिद्धांत की वो जो दिशा है वो सिर से पैर की ओर होती है। बालक का विकास एक निश्चित दिशा की ओर होता है और वो दिशा कैसे होती है? सिर से पैर की ओर। मतलब बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। लेकिन साथियों इस सिद्धांत की भी 2 विचारधाराएं हैं। कितनी है? 2 विचारधाराएं। एक विचारधारा है सिफेलोकोडल। क्या है? सिफेलोकोडल। और दूसरी जो विचारधारा है
वो है प्रोक्सिमो डिजिटल। क्या है साथियों? प्रोक्सिमो डिजिटल भी इसको कहते हैं, प्रोक्सिमो डिजिटल। तो जो सिफेलोकोडल विचारधारा है, सिफेलोकोडल विचारधारा क्या कहते हैं कि बालक का विकास, सिफेलोकोडल, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। ये विचारधारा ही मान्य है। जबकि जो दूसरी विचारधारा है निश्चित दिशा की, प्रोक्सिमो डिजिटल, प्रोक्सिमो डिजिटल का मतलब है बालक का विकास भीतर से बाहर की ओर होता है या केंद्र से शिराओं की ओर होता है। साथियों, यह है प्रोक्सिमो डिजिटल विचारधारा। तो इसको ही कहा जाता है निश्चित दिशा का सिद्धांत, जिसकी कितनी विचारधाराएं हैं? दो। एक तो है सिफेलोकोडल और एक है प्रोक्सिमो डिजिटल। तो साथियों, मान्य विचारधारा कौन सी है? सिफेलोकोडल मान्य विचारधारा है, लेकिन क्वेश्चन प्रोक्सिमो डिजिटल में से भी आ जाता है, तो दोनों को ही याद रखना है। चलिए आगे 9वां सिद्धांत देखेंगे, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का विकास वर्तुलाकार रूप में होता है। किस रूप में? वर्तुलाकार या चक्रीय रूप में होता है। साथियों, जैसे अगर बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी साथ साथ वृद्धि जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी चौड़ाई जैसे आधा फीट है तो वो 6 फीट लंबा हो गया और चौड़ाई आधा फीट ही रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत ये कहता है कि लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में भी निश्चित अनुपात में जरूर वृद्धि होगी। साथियों, चलिए 10वां और अंतिम सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है साथियों कि बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। कैसे? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो वंशानुक्रम इंटू वातावरण, ये इसका सही योग है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण बराबर क्या होता है साथियों? विकास। क्या होता है? विकास होता है मित्रों। तो ये हमने बाल विकास के 10 सिद्धांत पढ़े हैं। अब बात करने वाले हैं वंशानुक्रम के नियमों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वंशानुक्रम के नियम। तो साथियों, वंशानुक्रम के नियमों में पहला नियम हमने यहाँ लिखा है समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता होंगे उसके जैसे ही लक्षण उनके संतति या बालकों में है, तो उसको ही समानता का मतलब जैसे माता पिता वैसे ही उनकी संतान रहेगी। सोरेनसन के द्वारा यह नियम दिया गया था साथियों। जैसे जो माता पिता अगर मूर्ख बुद्धि है और संतान भी अगर मूर्ख बुद्धि है तो वो समानता का नियम है। माता पिता अगर प्रतिभाशाली है और संतान भी प्रतिभाशाली है तो वो समानता का नियम है साथियों। दूसरा देखेंगे विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम लेमार्क के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क के द्वारा दिया गया। विभिन्नता का नियम क्या कहता है साथियों कि माता पिता से भिन्न लक्षण जब बच्चों में उत्पन्न हो जाए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी यदि उन लक्षणों का स्थानांतरण हो तो उसको ही विभिन्नता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ही विभिन्नता का नियम। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, मनुष्य के पुच्छ दंड हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसका उपयोग खत्म हो गया तो फिर उसका स्थान कानों ने ले लिया साथियों। अब वर्तमान में जैसे किसी के भी पूंछ नहीं आती है, तो ये क्या है? विभिन्नता का नियम। जिन भिन्न गुणों का स्थानांतरण, जिन भिन्न गुणों का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी हो वो फिर कहलाएंगे विभिन्नता का नियम। चलिए आगे बार है नेक्स्ट तीसरा प्रतिगमन का नियम। प्रतिगमन का नियम का मतलब क्या होता है कि माता पिता से भिन्न लक्षण जब बच्चों में उत्पन्न हो और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण न हो, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता है तो उसको ही प्रतिगमन का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है विभिन्नता और प्रतिगमन के नियम में? विभिन्नता का नियम जब माता पिता से भिन्न गुण बालक में उत्पन्न हो जाए और वो लगातार कई पीढ़ियों तक चले तो वो विभिन्नता का, और लगातार कई पीढ़ियों तक नहीं चले तो वो प्रतिगमन का। जैसे प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अगर मूर्ख बुद्धि है तो जरूरी नहीं है कि मूर्ख बुद्धि की मूर्ख बुद्धि रहेगी, मूर्ख बुद्धि की वापस प्रतिभाशाली हो सकती है साथियों। तो इसको कहेंगे प्रतिगमन का नियम, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता है। तो आशा है दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। अब अंतिम और इसके बारे में बात करेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में। तो साथियों, वंशानुक्रम के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। उसमें यदि वातावरण के प्रभाव से कोई गुण या दोष आ जाता है, कोई भी गुण दोष अगर बालक में वातावरण के प्रभाव से आ जाए
और उसका वितरण या संक्रमण अन्य पीढ़ियों में नहीं हो, क्या हो, अन्य पीढ़ियों में उसका वितरण नहीं हो, तो फिर उसको अवितरण का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि पीढ़ियों में नहीं हो रहा है तो फिर उसको ही क्या कहा जाता है, अवितरण का। अगर पीढ़ियों में होता तो फिर उसको क्या कहा जाता, वितरण का। तो अवितरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक में वातावरण के प्रभाव से कोई गुण आ जाए और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं हो तो उसको ही उपार्जित गुण दोषों के अवितरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे इन्होंने एक प्रयोग किया था साथियों, तो साथियों देखिए ये जो सिद्धांत है ये बीजमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, बीजमैन के द्वारा दिया गया है अवितरण का सिद्धांत। जैसे इन्होंने जो प्रयोग किया था चूहे पर, तो इन्होंने क्या किया, चूहों की कई पीढ़ियों की पूंछें काट दी, लेकिन जब भी नए चूहे का जन्म होता है तो फिर उसकी कटी हुई पूंछ नहीं आती है। क्यों, क्योंकि उसका अवितरण हुआ है। क्या हुआ है, अवितरण, मतलब वो लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं गया है। तो इसको ही उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत कहते हैं, जो कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बीजमैन के द्वारा दिया गया है। जबकि वितरण का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया है। याद रखना है, उपार्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा और उपार्जित गुण दोषों के अवितरण का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा। ये इसका उल्टा है वितरण वाला क्या कहता है कि यदि बालक में वातावरण के प्रभाव से कोई गुण या दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो तो उसको ही उपार्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत, लेमार्क के द्वारा। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिराफ की गर्दन वाला, कि पहले जिराफ की गर्दन बहुत छोटी हुआ करती थी लेकिन पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो ऊंचाई पर थी, तो ये बार बार प्रयास करते थे उनको खाने के, तो धीरे धीरे वातावरण के प्रभाव से उनमें उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई और फिर उनकी आने वाली पीढ़ियों की गर्दन भी सभी की लंबी ही आई। तो यह है उपार्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, बीजमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, ये भी किसके द्वारा दिया गया है, बीजमैन के द्वारा ही दिया गया है। तो बीजमैन ने दो सिद्धांत तो दे दिए, कौन कौन से, उपार्जित गुण दोषों के अवितरण का और बीज कोश की निरंतरता का। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि बीज कोश कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा विकसित रूप में ही आगे बढ़ेगा। साथियों बीज कोश हमेशा विकसित रूप में ही आगे बढ़ता है, हमेशा ही। जैसे पहले के जो मनुष्य है उनमें बुद्धि कम पाई जाती थी लेकिन उनमें जो साहस है, ताकत है, बल है वो ज्यादा पाया जाता था। तो अब क्या हो रहा है, बुद्धि तो ज्यादा हो गई लेकिन बल, ताकत, शरीर उतना प्रभावशाली नहीं रहता है, ज्यादा समय तक आदमी जीवित भी नहीं रहता है। जितना ज्यादा दिमाग वाला आदमी है, मतलब जितनी ज्यादा उन्नति कर रहा है व्यक्ति, तो फिर उसका दिमाग उतना ज्यादा व्यय होगा, उसकी पीढ़ियां और ज्यादा उससे भी अच्छी जाएगी। ये है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। तो साथियों आगे बात करेंगे भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास अंतिम सिद्धांत है साथियों ये। चलिए भाषा विकास के सिद्धांत को देखेंगे। तो ये सिद्धांत दिया गया था नोम चोम्स्की के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, नोम चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था साथियों। तो ये हमने पढ़े हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपने वंशानुक्रम के सिद्धांत भी पढ़े हैं, जिसमें आपने वंशानुक्रम के नियम भी पढ़े हैं, जिसमें आपने अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत पढ़े और अभिवृद्धि विकास में अंतर पढ़ा है मात्र 15-20 मिनट की क्लास में ही। तो साथियों आशा करता हूं ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक है वो मैं ऐसे ही कराता रहूँगा। चैनल पर आप लगातार जुड़ के रहिए, निश्चित रहिए, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इन टॉपिकों में से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।